हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे प्यारे से नए यूट्यूब चैनल टेली मास्टर में। और मेरा नाम है रोहित कुमार। तो आज हम टेली में क्या पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम टेली को ओपन करेंगे। आज मैं आपको ग्रुप पढ़ाऊंगा कि ग्रुप क्या होता है टेली के अंदर। हम पहले वर्क इन एजुकेशन मोड के अंदर स्टार्ट कर लेंगे। बाद में हम सिलेक्ट कंपनी कर लेंगे। मैंने कल सिखाया था आपको क्लब कंपनी को सिलेक्ट करना। हम रोहित कुमार ये कंपनी सिलेक्ट करके अब हम स्टार्ट से लाइन वाइज पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। अब हम पहले अकाउंटिंग इन्फो पढ़ेंगे। अकाउंटिंग इन्फो को एंटर से ओपन करके अब इसके अंदर हमारे को 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, ग्रुप, लेजर और वाउचर टाइप। अब मैं बताऊंगा ग्रुप क्या होता है। ग्रुप का मतलब होता है कि ग्रुप का मतलब यह होता है कि मतलब जैसे हमारे पास बहुत सारे बैंक अकाउंट है, जैसे HDFC, PNB बैंक, SBI बैंक, एक्सिस बैंक। इन सभी बैंकों को मिलाकर एक ग्रुप के अंदर कर दिया गया है, जिसे हम बैंक अकाउंट बोलेंगे। अब जितने भी बैंक होंगे वो उस बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। वैसे ही हमारे ये ग्रुप इस्तेमाल में किसके अंदर होते हैं, ये ग्रुप हमारे इस्तेमाल के अंदर लेजर बनाते समय जब हम लेजर को ओपन करेंगे तो हम किसी बैंक का नाम लिख देंगे, जैसे एक्सिस बैंक। अब एक्सिस बैंक किसके अंदर आता है, तो वो हम ग्रुप का नाम लिखेंगे कि वो बैंक अकाउंट के अंदर आता है। ऐसे हमारे 28 ग्रुप बनाए हुए हैं। 28 ग्रुप बनाए हुए हैं, उनमें से 15 तो प्राइमरी ग्रुप है और 13 सेकेंडरी ग्रुप है। हम इन 28 ग्रुप की हम स्टडी करेंगे कि कल मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा आपको बैलेंस शीट के अंदर, और हम एक बार ऐसे बताएंगे कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है। हम चलिए ओपन करते हैं ग्रुप को एंटर दबाएंगे, ओपन होगा। अब हम ग्रुप के अंदर 4 ऑप्शन आ रहा, मतलब क्रिएट कंपनी, डिस्प्ले, एल्टर, मल्टीपल ग्रुप्स के अंदर क्रिएट, डिस्प्ले, एल्टर। अब ये क्या होता है, ये होता है जैसे क्रिएट के अंदर तो हम मतलब क्रिएट करेंगे, नया ग्रुप बनाएंगे। ऐसे एंटर दबा के यहाँ पे लिख लेंगे हम कुछ भी, हम वो क्रिएट हो जाएगा हमारा ग्रुप। वापस हम बैक जाएंगे। डिस्प्ले के अंदर क्या होता है, जो हमारे बनाए हुए ग्रुप होते हैं वो हमारे को बता देते हैं कि इस बैंक अकाउंट के अंदर क्या होगा। ये हमारे 28 ग्रुप है। अब मैं आपको ये एक एक करके पढ़ाऊंगा। और एल्टर के अंदर क्या होता है, कुछ भी चेंज करना होता है ना हमारे को ग्रुप के अंदर, वो हम चेंज कर सकते हैं। जैसे एल्टर दबाएंगे, हमारे को इस ग्रुप के अंदर चेंज करना है, कुछ जाएंगे यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं इसको। ये होता है एल्टर के अंदर। अब जैसे ही हमारे मल्टीपल ग्रुप्स के अंदर है ना, इसमें हम सिंगल ग्रुप के अंदर हम एक ग्रुप्स बनाएंगे। जैसे मान लो कि हमने एक्सिस बैंक का बना था, एक्सिस बैंक का बनाएंगे तो हम बैंक अकाउंट में डालेंगे। लेकिन इस मल्टीपल ग्रुप के अंदर हम क्रिएट करेंगे ना ग्रुप को, तो हमारा हम मतलब कि सारे बैंकों के एक साथ भी ग्रुप बना सकते हैं। डिस्प्ले के अंदर हम बनाए हुए ग्रुप को देखेंगे और एल्टर के उसमें हम बनाए हुए ग्रुप को चेंज करेंगे। ऐसे था क्विट, मतलब कि इससे बाहर जाना। हम वापिस में ग्रुप पे जाएंगे और हम देखेंगे कि हम डिस्प्ले से बनाए हुए ग्रुप का मतलब क्या क्या होता है। 28 ग्रुप पहले से बनाए हुए होते हैं। अब इसके अंदर पहला अकाउंट लिखा हुआ है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का मतलब होता है कि बहुत सारों बैंकों का समूह मिलकर एक बैंक अकाउंट बनाता है। जैसे मान लो इसके अंदर हमारे एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और HDFC बैंक, जितने भी बैंक है ना, उन सभी का समूह को हम बैंक अकाउंट कहते हैं। अब अगला देखेंगे बैंक OCC अकाउंट। बैंक OCC अकाउंट और बैंक OD अकाउंट ये दोनों एक ही बात है। जैसे बैंक OD अकाउंट किसको कहते हैं, हमने मान लो हमारे बैंक के अंदर 50,000 रुपए हैं और हमारे को जरूरत है 1 लाख रुपए की। तब बैंक एक लिमिट डिसाइड करता है कि आप के बैंक में 50,000 रुपए हो तो भी आप मतलब 2 लाख रुपए तक आप निकलवा सकते हो। अब जो निकलवाओगे उसको बैंक OD मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब कि वो रुपए आपसे ज्यादा लेगा। जो हम पूंजी जो हमारी बैंक के अंदर होती है उससे भी हम ज्यादा रुपए निकलवाते हैं, उसको बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। जो हम निकलवाएंगे रुपए उससे बैंक हमारे से लोन लेगा। ब्रांच और डिवीजन। ब्रांच और डिवीजन का मतलब होता है कि जैसे मतलब कि जो हमारी पंजाब नेशनल बैंक है एक, उसकी हमारी ब्रांच खुली हुई है छोटे छोटे गांवों के अंदर, उसको एक ब्रांच और डिवीजन कहते हैं। मतलब बटी हुई है निश्चित रूप के अंदर, वो
कैपिटल अकाउंट किसको कहते हैं? कैपिटल अकाउंट वो कहते हैं, उसको कहते हैं जो हमारी पूंजी होती है, जो हम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाते हैं, उसको कैपिटल अकाउंट कहते हैं। जैसे मान लो हमारे को मोबाइल की शॉप की दुकान एक खोलनी है या कुछ भी हमारे को मॉल खोलना है, तो उसके अंदर जो 15, मान लो कि वो स्टार्ट करने के लिए हमारे को 15 लाख रुपए चाहिए, और 15 लाख रुपए हम कहाँ से देंगे? या तो हमारी पूंजी होगी, तब तो हम कैपिटल अकाउंट बोलेंगे कि 15 लाख रुपए हमारी पूंजी है, तो वो 15 लाख रुपए कैपिटल अकाउंट के अंदर आ जाएगा। अगर वही 15 लाख रुपए, मान लो 5 लाख तो मेरे खुद के हैं और 5 लाख मैंने फ्रेंड से लिए हैं और 5 लाख मैंने बैंक से लोन लिया है, तो वो जो 5 लाख रुपए वो खुद के हैं, वही पूंजी उसको अंदर लगाएंगे। जबकि लोन और ये बैंक अकाउंट वाला ये नहीं लगाएंगे, उसको कैपिटल अकाउंट नहीं बोलेंगे। कैपिटल अकाउंट सिर्फ उसी पूंजी को बोलेंगे जो हमारी पूंजी होगी। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड का मतलब होता है जो हमारे खुद के पास जो रुपए अवेलेबल होते हैं, उपस्थित होते हैं, उसको कैश इन हैंड बोलते हैं। करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसके अंदर मैं कल भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं कल बैलेंस शीट पढ़ाऊंगा, उसके अंदर मैं ये सब कुछ वापस से लेके आऊंगा। इसका क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, वापस से रिपीट होंगे। एक बार मैं ऊपर से बता रहा हूँ कि करंट एसेट्स क्या होता है। करंट एसेट्स उसको बोलते हैं जो हमारी करंट एसेट्स उसको बोलते हैं, जैसे मान लो कि हमारी कोई पूंजी है, वो हमारी पूंजी बढ़ रही है, बढ़ती है, तो करंट एसेट्स के अंदर आता है। जैसे मान लो हमारे किसी ने पैसे दिए तो हमारे पास रुपए बढ़े, उसको एसेट्स बोलते हैं। एसेट्स को हम एक प्रकार से डीआर भी बोल सकते हैं, डेबिट भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारी पूंजी बढ़ रही है। वैसे ही करंट लायबिलिटीज के अंदर हमारी पूंजी घटती है, जो रुपए होते हैं वो हमारे घटते हैं। जैसे मान लो हमने कोई सामान परचेज किया, तब हम सामान परचेज करेंगे तो उसको अमाउंट तो देंगे उसकी, तब हमारे से तो पूंजी घटी, तब हमारे से जो रुपए घटे उसको करंट लायबिलिटीज के अंदर बोलते हैं। उसको क्रेडिट भी कहा जाता है, सीआर भी कहा जाता है। डिपॉजिट्स असेट्स, डिपॉजिट असेट्स का मतलब असेट्स के अंदर रुपए बढ़ना। जब रुपए देते हैं किसी को तो वो असेट्स होता है, हम जमा करवाते हैं वो असेट्स होता है, जहाँ पे रुपए बढ़ते हैं वो असेट्स होता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसको बोलते हैं जो व्यापार में खर्च होने वाले रुपए, जैसे या हमारे मतलब बिजनेस से संबंधित या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। जो हमारे खर्चे होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग या बिजनेस के लिए होते हैं, उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। इसका मतलब कि एग्जांपल है जैसे मजदूरी हो गई और लाने ले जाने का खर्चा, जैसे फ्लाइट चार्ज बोलते हैं उसको इंग्लिश में, वो हो गया। और पावर हो गया, जो मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी बिल जो लगता है वो पावर हो गया, पावर सप्लाई हो गया। और लेबर चार्ज हो गया, जो लेबर लाने ले जाने की मजदूरी करते हैं, वो भी इसके अंदर आ गया। और डायरेक्ट इनकम किसे कहते हैं? डायरेक्ट इनकम उसे कहते हैं व्यापार के कारण होने वाली आय, जिसे मुझे मेहनत करनी पड़े, उसे डायरेक्ट इनकम कहते हैं। जैसे मतलब कि जैसे प्रोफेशनल फीस हो गई, कंसल्टिंग फीस हो गई, इसका एग्जांपल है ड्यूटीज एंड टैक्स। इसके अंदर जो जीएसटी होती है, जो इंट्रा स्टेट सीजीएसटी, आईजीएसटी और एक और एसजीएसटी, यूटी टैक्स, यूटी, और ये जितनी भी जीएसटी होती है ये ड्यूटीज एंड टैक्स के अंदर आती है। और एक्सपेंसेस डायरेक्ट, ये हमने नबे पढ़ा, ये एक ही बात है, ये एक्सपेंसेस डायरेक्ट और ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक ही बात है दोनों। और ये एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, इसका मतलब होता है ऐसे खर्चे जो हमारे खुद के ऊपर लगते हैं। जैसे मान लो कि हमारे को इसके अंदर सैलरी भी आ गई, कमीशन एक्सपेंसेस आ गया, पेट्रोल का खर्चा आ गया, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आ गया, डिस्काउंट आ गया, मोबाइल रिचार्ज आ गया, जो हम कॉफी टी मंगाते हैं उसका एक्सपेंसेस आ गया। जो खर्चे जो हमारे खुद के ऊपर लगते हैं उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। इसका एग्जांपल बहुत ही अच्छा सैलरी और पेट्रोल बहुत ही अच्छा इसका एग्जांपल है। और फिक्स्ड असेट्स मतलब कि स्थायी संपत्ति, जो मतलब कभी बेची भी जा सकती है लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए खुद के पास रखा जा सकता है। इसका बढ़िया एग्जांपल है फर्नीचर। फर्नीचर इसके अंदर ही आता है। और जैसे मान लो कि कंप्यूटर्स हो गए और बिल्डिंग हो गई, मशीन हो गई और बाइक हो गई, जो हमारे खुद के लिए हैं, हम उसको इस्तेमाल करेंगे। और इनकम डायरेक्ट इनकम भी हमने बता दिया। और इनडायरेक्ट इनकम वही इनकम, देखो यहाँ पे भी हमने पढ़ाई है डायरेक्ट इनकम, ये
रिपीट हो रहे हैं। इनडायरेक्ट इनकम उसे कहते हैं जो हमारे वो इनकम जिससे बिजनेस का कोई उद्देश्य नहीं होता, यह आय कभी भी निश्चित नहीं होती है, जैसे कमीशन रिसीव्ड हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड, बोनस रिसीव्ड। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ऐसे खर्चे जो खुद के ऊपर लगाए जाते हैं, ये रिपीट हो रहे हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट मतलब कि जो ऐसे खर्चे जो हम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं जो रुपए, वो उसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। लोन एंड एडवांस असेट का मतलब होता है जो पैसे, जैसे मान लो कि हम किसी व्यक्ति को हमने रुपए दे दिए, जैसे हमने 1 लाख रुपए किसी व्यक्ति को रमेश को मैंने 1 लाख रुपए दे दिए, तब वो जो मैंने पैसे दिए उसका तो ब्याज आएगा, तब मेरे पास पूंजी बढ़ेगी। लोन देके मैंने बढ़ेगी, असेट्स मतलब कि बढ़ेगी पूंजी से डेबिट होगा। लोन देके भी मेरी पूंजी बढ़ी, उसको असेट्स में आएंगी। और लोन्स लायबिलिटी, इसका मतलब हमारी पूंजी घटेगी। जब हम बैंक से लोन उठाएंगे तब हमारी पूंजी तो घटेगी और साथ में वो लोन भी हमारे से लेगा, तब इसका लोन लायबिलिटी में हो जाएगा। मिसक्लिनियस एक्सपेंसेस, MISC, इसका मतलब है मिसक्लिनियस एक्सपेंसेस, जो हमारे एडवर्टीजमेंट के जो खर्चे होते हैं वो इसी के अंदर आते हैं, जो हमारे बैलेंस शीट के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। हाँ, आपको नहीं पता होगा बैलेंस शीट क्या होता है, मैं कल बताऊंगा कि बैलेंस शीट क्या होती है। मिसक्लिनियस एक्सपेंसेस भी होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होता है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है वो बैलेंस शीट के ऊपर मतलब कि खर्चा शो नहीं होता है, जबकि मिसक्लिनियस एक्सपेंसेस जो खर्चे होते हैं, तो हमारे को कहें कि वो मिसक्लिनियस एक्सपेंसेस हमारे को बैलेंस शीट के ऊपर अफेक्ट चाहिए, तो वो इसके अंदर आते हैं। प्रोविजन के अंदर है बैड डेबिट्स आता है, मतलब कि डूबत खाते, बैड डेबिट से होता हो गया। और डेप्रीसिएशन हो गया, जैसे हमने मान लो कि हमने नई बाइक ली 1 लाख रुपए की, अब वो अगले ही दिन हम जब उस बाइक को बेचेंगे तो वो 1 लाख रुपए की जगह वो हमारी रुपए कम हो जाएंगे। जैसे मान लो उसके 95,000 रुपए देंगे, जो 5,000 रुपए वो डूब गए उसको प्रोविजन के अंदर रखेंगे, उसको डेप्रीसिएशन कहते हैं। जैसे डूबत खाते, जैसे मान लो कि हमारा किसी व्यक्ति ने 1,000 रुपए का सामान खरीदा, अब उसने 500 रुपए तो दे दिए, वो 500 रुपए नहीं दे रहा, तो उसको भी हम प्रोविजन के अंदर ही रखेंगे। परचेज अकाउंट, जब हम कोई सामान खरीदते हैं वो इसी के अंदर आता है परचेज अकाउंट के। रिजर्व एंड सरप्लस, इसका मतलब होता है कि जैसे मान लो कि हमारे पास बहुत पैसे हैं, जैसे मान लो मैंने 1 लाख रुपए हैं, अब उसका 1 लाख रुपए का भी हम छोटा सा, मान लो मैं सोने की चीज लेके आ जाऊँ 1 लाख रुपए की, वो हमारा रिजर्व हो गया, वो पैसा हमारा, वो हमारी छोटी सी जगह भी हम रख सकते हैं। उसका मतलब रिजर्व एंड सप्लायर वो इस अकाउंट के अंदर आएगा, इस लेजर के अंदर आएगा। ऐसे देगा मतलब कि जैसे आप परचेज अकाउंट के अंदर आपका कोई सामान लिख देंगे, आप मतलब कि टेबल लिख देंगे। अब टेबल किसके अंदर आएगा, मतलब हमने परचेज किया तो परचेज अकाउंट के अंदर आप उसको रख देंगे लेजर के दौरान। अब रिटेनिंग अर्निंग, जो भी हमारे पास जो पैसे बचते हैं काट पीट के, जो मतलब कि हमारी कंपनी स्टार्ट करते हैं तब हमारे पैसे भी लगते हैं, बाद में बिजनेस स्टार्ट करते हैं हमारे पैसे लगते हैं, तो बाद मंथली हमारी जो इनकम बचता है सभी को सैलरी देख के, उसको रिटेनिंग अर्निंग कहते हैं। सेल्स अकाउंट, जो हम कुछ सामान बेचते हैं वो अकाउंट के अंदर आएगा। सिक्योर्ड लोन होता है एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। ये सिक्योर्ड लोन आ गया, एक अनसिक्योर्ड लोन, इन दोनों का मतलब बता दूंगा। सिक्योर लोन वो होता है जो हम बैंक से रुपए लेते हैं, वो हमारा सिक्योर लोन है। जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, ये हमारे सिक्योर्ड लोन है, इनको हमारे डूबेंगे नहीं मतलब पैसे। जो अनसिक्योर्ड होता है, जैसे हम दोस्तों से लोन ले लिया हमने मैंने दोस्तों को लोन ले दिया, अब दोस्त क्या पता कब दे, 1 महीने का, 1 साल भी लगा देंगे, लेकिन बैंक हमेशा फिक्स टाइम पे चलता है, वो हमारा कभी पैसा डुबाती नहीं है। ऐसे स्टॉक एंड भी वापस रिपीट हो रहा है। जैसे हमारे पास पैसे हैं, हाँ, खुद के पास उपस्थित, उसको बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेबिटर किसको कहते हैं। क्रेडिटर मतलब कि लेनदार, डेबिटर मतलब कि देनदार। सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर क्या आता है, सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर जैसे मान लो कि जो परचेज अकाउंट होता है, परचेज हमने सामान कर दिया, अब हम देंगे, हम रुपए देंगे, तो वो इसका लेनदार मतलब होता है, जो अगले वाला तो लेगा उसके लिए हम लेनदार हैं, सन्ड्री क्रेडिटर हैं। इससे डेबिटर हो गया, इसका उल्टा हो गया सन्ड्री डेबिटर, हमारा सेल्स के अंदर इस्तेमाल में होता है। सन्ड्री सेल्स, इसका मतलब होता है देनदार, डेबिटर का मतलब देनदार। तो सेल्स हम सामान
मतलब ये बेचेंगे तब हम सन्डी डेबिटर होंगे। सस्पेंस अकाउंट मतलब कि जो हमारी बैलेंस शीट होती है उसके अंदर मान लो दो साइड होती है, एक तो इधर लाइबिलिटीज होती है, इधर असेट्स होता है। तो जो लाइबिलिटीज होता है उसके अमाउंट मान लो कि 500 रुपये कम है और इधर अमाउंट ज्यादा है, जो 500 रुपये है ना वो सस्पेंस अकाउंट के अंदर चले जाएंगे। और अनसिक्योर्ड लोन जो हमारे हम किसी से रुपए खरीदते हैं, जैसे फैमिली में रुपए खरीदते हैं, वो हमारे वापस कभी कभी नहीं आते, वो अनसिक्योर्ड लोन है हमारे। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। आपको अगर कोई भी क्वेरी हो इन सभी के बारे में, कोई किसी टॉपिक के बारे में, तो मेरे को कमेंट जरूर करना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।